नमस्कार, प्रणाम, सची, आदाब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को छोटा सा लक्ष्मी विधा वाला यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य हिस्ट्री की। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे तो भी आप कोई सारा एग्जाम दीजिए, इससे एक न एक नंबर आपको कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए हम इसको सुलझाते हैं, इसके खोपड़ी में छेद करते हैं, लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। वैदिक सभ्यता के बाद महाजन पद जो था उसमें बहुत ज्यादा राजनैतिक, आर्थिक एकदम दोनों का एकदम दौर चल रहा था। तब उस टाइम किसी को लग रहा था कि कौन सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। तब महाजन जो पद था, 16 महाजन पद, जो जिसका राजधानी मैंने आपको पढ़ाया था, और उसकी भौगोलिक दशाएं जो बहुत ज्यादा फैल रहा था। तो महाजन जो पद था, 16 महाजन पद जो था वो बहुत ज्यादा फैल रहा था। उसको लग रहा था कि मुझसे तो ताकतवर कोई था ही नहीं। तब उस टाइम बहुत ज्यादा उभर कर एक साम्राज्य आया जिसका नाम था, महाजन पद सामने आया जिसका नाम था मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य जो था वो बहुत ज्यादा एरिया पर कवर कर लिया था। मगध मगध प्राचीन 16 महाजन पदों में से एक था। 16 महाजन पदों में से जो मगध साम्राज्य जो था वो एक था। वो एकदम स्पेशल तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मगध साम्राज्य जो था वो एकदम उसमें से एक था। एकदम फीलिंग्स के साथ पढ़िएगा, एकदम 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 कहानी की तरह पढ़िएगा, याद हो जाएगा आपको। में से एक था, और यह सबसे शक्तिशाली महाजन पदों में से एक था। मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता के बाद महाजन पद जो था उसकी राजधानी और भौगोलिक दशाएं बहुत ज्यादा फैल रहा था। तब महाजन पदों में से एक जो था वो था मगध साम्राज्य। और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली उभर कर आया पूरे साम्राज्य पर। आपको इंडिया के अगर मैप देखोगे उस टाइम का, तब कुछ आपको ऐसा दिखेगा, प्रकार का दिखता था, कुछ ऐसा दिखता था। तब आगे अगर हम बात करें कि महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहदत्थ वंश का शासक था। मगध पर जो सबसे पहला मगध साम्राज्य पर जो शासन था, सबसे पहले उसका जिसका वर्चस्व था वो था, उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश का था। संस्थापक बृहद्रथ थे, मतलब बृहद्रथ बृहद्रथ थे, जो कि मगध साम्राज्य की जो पहला जो शासक था, वही उसका संस्थापक भी था। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। जरासंध के बोल रहा हूँ तो कुछ याद आ रहा? जरासंध, जो कि भीम के साथ युद्ध किया था महाभारत में। परंतु इसका इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलती है। जरासंध जो था वो सबसे प्रतापी शासक जो था, उसका उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलती है। लेकिन जो बृहद्रथ वंश जो था, उसका जो मगध पर सबसे पहला जो शासक था, बृहद्रथ वंश जो था, वो उसका प्रूफ मिलता है, ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, लेकिन जरासंध का कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन फिर भी महाभारत के अनुसार, जो कि भीम के साथ लड़ाई किया था, वो ऐसा माना था कि ये प्रतापी शासक था, वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, तो आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको जैसे कि बताया कि मगध साम्राज्य जो था, मगध महाजन जो पद था वो सबसे शक्तिशाली था। तो वो शक्तिशाली सबसे सबसे ताकतवर क्यों बन गया, मतलब उसका कारण भी था। जो कारण था वो था कि विस्तृत उपजाऊ मैदान। कुछ इस तरह से विस्तृत उपजाऊ मैदान शक्तिशाली मगध साम्राज्य था, उसका कारण था। विस्तृत उपजाऊ मैदान का मतलब है कि उसका जो भौगोलिक जो दशाएं थी, मतलब जो उसका मैदानी भाग का जो बगल से जो एरिया था वो पूरा नदी से, मतलब नदी से घिरा हुआ था। जैसे आपका गंगा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, आपका जो हो गया सोन नदी हो गया, वो चारों तरफ से बिल्कुल भी घिरा हुआ था। इसलिए वो विस्तृत उपजाऊ मैदानी क्षेत्र हो गया हमारा। जो हमारा है वो प्राकृतिक सुरक्षा है। प्राकृतिक सुरक्षा मतलब कि वो उसका प्राकृतिक से भी सुरक्षा काफी ज्यादा मिला था। जैसे अगर मैं बात करूँ तो उसका जो मैदानी वाला एरिया था, मतलब वो भौगोलिक दशाओं से बिल्कुल भी घिरा हुआ था। जैसे पश्चिम में आपका सोन नदी हो गया,
और उत्तर में गंगा नदी हो गया था और पूरब में फल्गु नदी हो गया, दक्षिण में आपका विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल जो था वो इस तरह से पूरा हुआ घिरा हुआ था। सेकंड, हमारे खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण महाजन पद और भी ज्यादा शक्तिशाली बना। दूसरा है व्यापार की वृद्धि। व्यापार की वृद्धि होगी नहीं जब मैदान जब जब हमारे विस्तृत उपजाऊ वाला मैदान होगा तब व्यापार का भी होगा, हमारे उस व्यापार का भी होगा वृद्धि। वन क्षेत्र तथा हथियारों की उपलब्धता, अगर सोन नदी जहाँ पे उपजाऊ मट्टी होगा वहाँ पे वन भी रहेगा बहुत ज्यादा। हथियारों की उपलब्धता, कृषि में लोहे के उपयोग, धान की रोपाई की पद्धति का विकास। धान की रोपाई का पद्धति के विकास, जब 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 जमीन ही उपजाऊ है तब धान की उपजाऊ तो होगा ही होगा। तो कुछ इस तरह जो था वो उसका मगध मगध जो साम्राज्य था उसका शक्तिशाली होने का कुछ कुछ ये भी कारण था। मगध का उत्कर्ष, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 वंशों ने शासन किया। मगध जो वंश जो था, मगध साम्राज्य जो था, उसका ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार सात सात वंश ने वहां पे 7 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन किया? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण वंश और वाहन वंश। इसको सातों के सातों आप क्रम में याद रखिएगा। राजवंश कुछ इस तरह से है। हसीन हसीन मौसू हसीन हसीन मौसुक सात हसीन मौसुक सात। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कण वंश, सात से सातवाहन वंश। कुछ इस तरह से सात वंश ने शासन किया था। आपका हरिया ठीक से भी याद रख सकते हैं कि हसीन मासुक सात, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुक वंश, उसके बाद में शुंग वंश, मौर्य वंश, उसके बाद में कन्ना वंश, सातवाहन वंश। कुछ इस तरह से वंश जो रहा वो 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहा। अगर ईसा पूर्व के बारे में आप जानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। मतलब ईसा पूर्व मसीह के जन्म के पूर्व वाली बात है। तो उस समय उल्टा चलता था, ऐसे नहीं चलता था कि 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं चलता था, बिल्कुल भी नहीं। तो अब 544 से 412 ईस्वी तक 412 ईसा पूर्व तक रहा था हर्यक वंश पर। हर्यक वंश पर सबसे पहला जो शासक जो बना उसका नाम था बिंबिसार। उसके बाद हमारा बिंबिसार के बाद उसका बेटा बना जिसका नाम था अजातशत्रु। फिर उसका बेटा बना जिसका नाम था उदयन। फिर उसका बेटा बना जिसका नाम था नागदशक। बहुत गजब का नाम है। तो चलिए हम इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बिंबिसार बना, उसके बाद में अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर नागदशक। अब चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार का जो शासक रहा था वो आपको पता ही है कि 544 ईसा पूर्व से वो 412 ईसा पूर्व तक रहा था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। अगर हम यूं कहूँ तो हर्यक वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार को कहा जाता है। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक है। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज गिरिब्रज पर गिरिब्रज थी। वंश पर जो हर्यक वंश के जो संस्थापक था वो कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था वो बिंबिसार था। और बिंबिसार ने सबसे पहले जो अपनी राजधानी बनाया था वो बनाया था गिरिब्रज पर बनाया था, गिरिब्रज में बनाया था। बाद में इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। मतलब इसने इसने गिरिब्रज गिरिब्रज को हटाकर राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। राजगिरी का मतलब होती है राजा की घर, यानी इसको हटा करके उसने राजगिरी को अपनी राजधानी बना दिया। उसके बाद हमारे कहते हैं कि बिंबिसार के विवाह के माध्यम से दहेज के रूप के लिए गए दहेज दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार हुआ। कहती है कि बिंबिसार जो था वो अपने राज्य का विस्तार कैसे कर रहा था। वो किसी उसको किसी कोई कन्या अगर पसंद आ गई तो वो उसको से ब्याह करता था।
शादी कर लेता था और वो जो धन वो रहता था वो उसको ले लेता था। मतलब इस तरह से वो अपने बिम्बिसार जो था वो हर्यक वंश का विस्तार किया, एक्सपेंड किया, बहुत ज़्यादा साम्राज्य बनाया। तो बिम्बिसार का कुछ इस तरह से था कि वो दहेज के रूप में वो ले लेता था शादी करके किसी कन्या से। बिम्बिसार के 3 विवाह किए थे और इसी इसी क्रम में विवाह ने अपने हर्यक वंश को, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक भी कहे जाते हैं, जिसका जो कि राजधानी बनाया राजगृह में, जो कि पहले बनाए थे कहाँ, गिरिब्रज में। उन्होंने 3 बैक टू बैक शादियां की हैं। प्रथम विवाह प्रथम विवाह कोसल राज की पुत्री और प्रथम विवाह कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोसला देवी से किया। विवाह में उन्हें दहेज में कांसी प्राप्त हुआ। मतलब ये जो कांसी आप देख रहे हो, ये देखो, ये कांसी आपकी है। तो जो आपका जो प्रथम विवाह जो हुआ था वो हुआ था, किसको हुआ था? आपका जो हुआ था ये हुआ था कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन, कौशल राज की पुत्री याद रखिएगा, कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशल महाकोसला देवी से इनकी शादी हो गई। इस विवाह में उन्हें दहेज में कांसी मिला था। उस दहेज में उसको क्या मिला था? कांसी मिला था। नेक्स्ट हमारी है कि बिंबिसार ने 544 से 500 400 मैंने 12 तक बताया था। आप वो 452 नहीं, 492 ईसा पूर्व तक हो गया। दूसरा विवाह चे दूसरा विवाह चेलना छलना, जिसको चलना नहीं छलना भी कहते हैं, छलना से किया। यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। वैशाली की लिच्छवी लिच्छवी राजकुमारी थी। किसको से की थी? छल्ला। दूसरा विवाह उन्होंने क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया था। बिम्बिसार ने अपने शासन काल में अंगराज को जीता। अंगराज कुछ यहाँ है, अंगराज को उन्होंने जीता था बिम्बिसार ने जीता तथा उसे अपने राज्य में मिला लिया। उसने वहां का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। उसने वहां का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। इसके समय अवंती के राजा उद्योग पांडुरोग से ग्रस्त था। इसके समय में मतलब बिंबिसार के समय में अवंती के राजा, अवंती आपका जो है वो यहाँ कुछ इस तरह से है। अवंती जो यहाँ, अवंती का राजा प्रदोत पांडुरोग रोग से ग्रस्त था। उसने ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक को इलाज से प्रदोत स्वस्थ हो गए। मतलब वो जीवक को आप ध्यान रखिएगा, उसने इलाज करने के लिए किसको भेजा? जीवक जीवक को भेजा। और जीवक से उसने क्या हो गया, जो अवंती का जो राजा था, कौन था राजा था वो? आपका राजा प्रदोत पांडु जो था वो क्या हो गया? ठीक हो गया। उसके जो पुत्र को मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने अंग राज्य को जीता था, तब वहां के सेनापति के रूप में अपने पुत्र अजातशत्रु को बिंबिसार ने सेनापति बना लिया था। तब अजातशत्रु को लगा कि भाई ये हम हमेशा मेरा जिंदगी ऐसा ही जाएगा, मैं इसका पुत्र हूँ, ये मुझे राजा नहीं बना रहा और ये मर नहीं रहा है। तो उन्होंने बहुत लाचारी हो गया और लगा कि नहीं कुछ बोला, और उसने अजातशत्रु ने अपने पिता को भाला भोंक दिया और उसके बाद राजगद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का जो अजातशत्रु का जो शासक जो था, मतलब अजातशत्रु का जो शासन काल रहा था 92 से 461 ईसा पूर्व तक रहा था। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दिया गया। बिंबिसार की मृत्यु अजातशत्रु, जो कि उसका बेटा था, उसी ने कर दिया था।
उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासक प्रारंभ किया। मृत्यु के बाद उन्होंने अपना शासक फिर से शुरू किया, मतलब प्रारंभ किया। अतः इसे पितृहंता कहते हैं। ये बात बोला था कि पितृहंता किसको कहा जाता है, तो पितृहंता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो वो अजातशत्रु कहा जाता है, जो कि किसका पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था। पितृहंता। अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे इसे कुन्निक कुन्निक भी कहते हैं। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने वैशाली आपका कहाँ, ये रहा आपका वैशाली। तो वैशाली ने उसने आक्रमण किया। उनका जो बाप जो था वो उसने अंगराज को जीता था, फिर उसने अटैक करके वैशाली को जीत लिया। पर आक्रमण करके उन्हें उस मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने दो नए हथियार रथमुसल तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। महाशिलाकंटक और रथमुसल, ये दोनों क्या होता है, रथ 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 मूसल मतलब जो जो बाहुबली में आपने देखा नहीं है कि घोड़ा चलते रहती है, धक 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 धक, थुर 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 थुर, या थुर थुर, ऐसा नहीं चलते रहता। तब उसके आगे एक चक्री लगा हुआ होता है, तो वो उसको से इंसान एकदम 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 उड़ जाते हैं। और दूसरा है कि महाशिलाकंटक उसको कहते हैं जो बाहुबली में नहीं ऐसा करके बेलता प्रहार, तब वो पत्थर जाता है एकदम, और उसको सभी लोग फान जाता है। वो चलाता है उसका, वो बाहुबली का जो भाई चलाता है, वो वही चलाता है। तो कुछ इस तरह से। उसके बाद में हमारा आता है अजात शत्रु के बाद हमारे जो आता है वो आता है, कौन आता है, अजात शत्रु के बेटा जिसका नाम था उदयन। उदयन जो था वो आता है उसको अजात शत्रु के बाद आता है, जो कि रहता है 461 से 445 तक सिर्फ रहता है। इस इतने भी अपने पिता की हत्या इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु को, क्योंकि खानदानी आ रहा था, इन लोगों ने इतिहास से कुछ सीखा नहीं, पागल लड़का कहीं का। तो इन्होंने क्या किया कि इसने भी अपने पिताजी को मृत्यु कर दिया। मतलब अजातशत्रु भी नहीं सीखा अति से, क्या कहते हैं, इतिहास से। तो इसलिए इसे भी पितृहंता कहा जाता है। इसने इसने गंगा एवं सोन नदी के के समीप एक शहर की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा और सोन नदी के संग के समीप एक एक शहर की स्थापना की जिसका नाम था पाटलिपुत्रा। पटना की स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था, अपने पिता की हत्याकार अजातशत्रु। तथा इसने राजगिरी से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बना दी। पहले इसका जो था राजगिरी में था, इससे पहले जो था वो कहाँ था, वो था आपका ब्रिज, कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। पहले जो उसका जो कैपिटल जो था वो कहाँ था, गिरिब्रज में था, जो कि राजगिरी किया गया था। अब उसने वो पाटलिपुत्रा कर दिया, यानी जिसका नाम अभी पटना है। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध शासक बना। मतलब मगध शासक जो शासक जो बना, उदयन ने पहले कह दिया कि बेटा तुझे जब भी लगे ना कि हाँ मुझे अब शासन करना चाहिए, मतलब मैं अब शासन करूंगा या तो फिर मैं गद्दी पर बैठूंगा, जब मुझे बोल देना मैं छोड़ दूंगा गद्दी। तो इन्होंने इतिहास से सीख लिया था। लेकिन जो दशक जो था मगध शासक बना, परंतु यह एक अयोग्य शासक था, मतलब उतना योग्य शासक नहीं रहा, तथा इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दिया। हाँ, इसका जो शासक जो था ना, मतलब इसका जो सेनापति जो था शिशुनाग ने ही इसका हत्या कर दिया। किसको कर दिया, आपका नागदशक को कर दिया, शिशुनाग ने ही कर दिया, और एक नए वंश की स्थापना किया। शिशुनाग वंश। अब यहाँ चलता है शिशुनाग वंश चलता है। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 394 ईसा पूर्व तक चलती है।
वंश 412 ईस्वी से 394 ईसा पूर्व में आता है। सबसे पहले जो बनता है वो बिंबिसार बनता है, उसके बाद बनता है उसका बेटा जो बनता है उसका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद बनता है कौन बनता है आपका उदयन बनता है, और उदयन के बेटा जो था उसका नाम था पुत्र जो था उसका नाम था नागदशक, और नागदशक का उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं था, वो एक अयोग्य शासक था, इसलिए उसकी जो मृत्यु कर दी गई वो उसकी सेनापति ने ही उसकी मृत्यु कर दिया, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। और उसके बाद शिशुनाग वंश हमारे चलते हैं मगध। मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश ने शासन करती है। इस वंश का जो संस्थापक जो था, इस वंश का संस्थापक शिशुनाग वंश को कहा जाता है। शिशुनाग वंश मगध मगध वंश को खत्म करके शिशुनाग वंश आती है, जिसका जो संस्थापक जो रहता है वो कौन रहता है शिशुनाग वंश, जिन्होंने नाग नागदशक को जिन्होंने नागदशक को एक सेनापति के रूप में होते हुए भी उसको मार देता। वो एक अयोग्य शासक था, और अयोग्य शासक को कौन मतलब कौन वैल्यू है जो जिसका नाम जो मेंटली अच्छा नहीं रहता ना उसको लोग ऐसे ही करते हैं। तो अच्छा, इसने अपनी राजधानी वैशाली को बना दिया। जब उदयन जो था वो राजगिरी से करके पाटलिपुत्र लाया था, पटना लाया था, और फिर नागवंश जो आया, शिशुनाग वंश जो आया, उसने पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को वैशाली में कर दिया। तो ये पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली राजधानी करने वाला कौन सा था, तो शिशुनाग वंश था, आप टिक आउट कर सकते हैं। फिर उसका बेटा मगध मगध का शासक बना, मगध साम्राज्य का शासक बना, जिसका नाम था कालाशोक। उन्होंने फिर वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया। द्वितीय बौद्ध संगीत। अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महानंद ने कर दी। फिर उसका बेटा जो था वो उसका नाम था नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महानंद ने कर दिया। महानंद भी एक बहुत कट्टर सा शासक रहा था। वहाँ से शुरू होता है महानंद, नंद वंश की शुरू होता है। अब नंद वंश जो रहता है, महानंद वंश, उसकी शुरुआत होता है 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक। नंद वंश का संस्थापक महानंद था। नंद वंश के संस्थापक जो था, जिन्होंने किसको मृत्यु किया था, नंदीवर्धन को मृत्यु कर दिया था, और नंद वंश के संस्थापक महानंद था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक जो था वो शूद्र था, मतलब ये कहता है कि महानंद जो था वो एक शूद्र था। महानंद इस वंश का सबसे महान शासक था, मतलब नंद वंश का जो महानंद जो था वो सबसे सबसे महान शासक जो था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया, मतलब हरेक राज्य को जीतकर उन्होंने अपने में शामिल कर लिया। महानंद वंश को सर्वक्षत्रांत की उपाधि धारण की, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। इन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों को नाश किया, और उसके बाद सर्वक्षत्रांत इसको की उपाधि धारण इन्होंने किया। इसे इसे कलिंग जीतकर एक राठ की उपाधि हासिल किया, कलिंग को इसने जीत लिया। उसके बाद जो हमारा आता है महानंद वंश के बाद आता है धनानंद, जो कि 326। महानंद वंश के बाद हमारा धनानंद वंश, जो कि 326 से आपका जो रहता है 322 ईसा पूर्व तक रहती है। नंद वंश का अंतिम संस्थापक धनानंद था। वह बहुत ही क्रूर शासक था। धनानंद था वो बहुत ही क्रूर शासक था। यह शासक सिकंदर के समकालीन था, सिकंदर के ये समकालीन था। इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। पश्चिमोत्तर जो आपका जो भारत है उस पर अटैक किया था। इसने अपने दरबार के चाणक्य का अपमान करके, मतलब धनानंद जो था वो बहुत ही क्रूर शासक जो था, जिसने चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया। हाँ, क्या हुआ ना कि इसके दरबार में जब धनानंद के दरबार में जब चाणक्य ने गया था, जिसका जो शिष्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य था।
तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने शिष्य के साथ, मतलब चाणक्य ने अपने शिष्य के साथ गया और उस मतलब वहां गया था, धनानंद के पास गया था। तो उसने क्या किया कि उसका जो चोटी जो रहता है उसको खोल दिया और अपमान करते हुए उसको भगा दिया। तब इन्होंने वहीं पे कहा दिया कि जो ये चोटी हम तब तक नहीं बांधेंगे जब तक तुमको पराजित नहीं करते हैं। तब इन्होंने अपने शिष्य मौर्य, इसका शिष्य का कोच क्या जो नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य नाम था, उसकी सहायता से वो गया और उसको पराजित किया। रण पर आगमन करके उसे पराजित पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुआ। तो मौर्य वंश की उसके बाद स्थापना हो जाती है। तो मेरे ख्याल से थ्योरी पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया किसी भी तरह से। एंड मैं आपको बता अ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थ्योरी पार्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। और हम क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग बना पाते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर नगर की स्थापना किया था? तो मैंने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र जो कौन बनाया था, आपका जो अजात शत्रु के पुत्र था जिसका नाम था उदयन, उन्होंने ही राजगृह से वापस लाके पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र पर बनाया था। हमारे क्वेश्चन है कि हार्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हार्यक वंश के किसको कुनिक कहा था, चलिए हम इसको देखते हैं। हार्यक वंश आपका रहा, ये रहा, और उसके बाद हम अपन रहते हैं कुछ ये है। तो कुनिक किसको कहा जाता था, इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो है इसके पश्चात अजात शत्रु के बारे में तो कुछ लिखा है ना। अजात शत्रु प्रारंभिक में इसको अजात शत्रु के अर्थ से समूह का नाश करना होता था, अजात शत्रु को आक्रमण किया जाता था, इसको तो हाँ, अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। तो यानी अजात शत्रु इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। हमारा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंद था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना किसने किया था? तो महाकाव्य के अनुसार बृहद्रथ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बृहद्रथ ने किया था। क्या कहा था? महाकाव्य के मगध की संस्थापक। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार को कहा जाता है। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई थी? तो उदयन ने बनाई थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है कि वो कौन सा पहला भारतीय शासक था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी? तो कौन था? 3 विवाह किया था बिंबिसार ने, और अपने साम्राज्य को किया था, विस्तार किया था। वो किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। तो हमारे बी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख था? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख था। मैंने आपको बताया था जिसको कि भौगोलिक और दिशाओं के लिए बहुत ज्यादा विस्तृत हो रहा था। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था? तो वो कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का शासक था। मैंने आपको बताया था कि मैसिडोनिया का शासक था, भारत पर जो आक्रमण किया था। और नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हमारा हो जाएगा जाकर के बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश के संस्थापक था। हाँ, हमारा ए का 1 होगा। कालाशोक जो था वो शिशुनाग के बेटा था। एंड बी का हमारे हो जाएगा जाकर के 2। महानंद जो था वो अच्छा, बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश के संस्थापक था। एंड कालाशोक जो था शिशुनाग का बेटा था। महानंद जो था वो नंद वंश के संस्थापक था। और कालाशोक जो था, अच्छा कालाशोक जो था वो शिशुनाग के बेटा ही था। हमको तो जहां तक याद है कि कालाशोक जो शिशुनाग के बेटा ही था। हाँ, हमारा हमारा इसका मतलब है कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, ए इज द करेक्ट आंसर आपके हो जाएगी।
महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य की थी। मत्स्य का जो था, जो महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। तो आज के हमारे इस थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन आंसर हमारे खत्म होते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, नीचे कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।